बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? काइंडली मुझे कंफर्मेशन दें। जी सर, आ रही है बात। चलें, ग्रेट, ज़बरदस्त। और सब खैरियत है? उस्मान अरसलान दोनों बिल्कुल फिट फाट हैं? जी सर। ज़बरदस्त। अच्छा, चलें। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द बेसिक क्लॉजेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम क्लॉज 1, 2 एंड 3। ये तीनों क्लॉजेस हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कल जो स्टार्ट लिया था वो जीरो क्लॉज, उसका जो फाउंडेशन है, पूरा जो फ्रेमवर्क है इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का, उसको हमने डिस्कस किया। बेसिकली तो जो ओवरव्यू है वो कंप्लीट जीरो क्लॉज के अंदर डिस्कस कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली आगे जो मजीद चीज़ें हैं इसके अंदर उनको भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, तो इसलिए फिर इसमें ये तीन जो क्लॉजेज हैं, जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली उस स्ट्रक्चर को इन्होंने फुलफिल करने के लिए जो क्लॉज 1 है, 2 है और 3 जो है वो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज डिस्कस हुई हैं। तो बाकी रह गया कि ये जो स्टैंडर्ड है ये बेसिकली अंडर रिव्यू है अभी। आजकल इसकी एक जो है उसको कहते हैं कि अप्रूव वर्क आइटम। ठीक है, मतलब ये अमूमी तौर पे ये होता है कि एक जो स्टैंडर्ड होता है आईएसओ का, ये तकरीबन 5 से 7 साल के बाद दोबारा रिव्यू होता है और फिर इसका अपडेटेड वर्जन आता है। तो अब इसको काफ़ी साल हो गए हैं, 2018 से ऑनवर्ड्स ये चल रहा है। तो अब 25 में इसका जो अपडेटेड वर्जन है उसके ऊपर काम हो रहा है आईएसओ की तरफ से। ठीक है, तो इसमें जैसे ही कोई इनका अपडेटेड वर्जन जो है वो पब्लिश होगा, उसका ड्राफ्ट तैयार होके अप्रूव होके जब मार्केट में आएगा तो ऑब्वियसली उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो इसमें इसके इसमें होता ये है कि ऑलरेडी जो इस स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन अचीव कर चुके होते हैं, जो कंपनियां या जो इसको इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं, उनका फिर ये होता है कि जो अपडेटेड वर्जन जब आता है तो उनकी सिर्फ माइग्रेशन होती है। ठीक है, मतलब प्रीवियस वर्जन से नए वर्जन पे वो माइग्रेट हो जाते हैं विद फ्यू चेंजेस। मतलब उनको मुकम्मल तौर पे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती मुकम्मल स्टैंडर्ड की, बट वो जो अपडेट्स होती हैं उनका उनकी फ्यू रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी ऑडिटिंग कंप्लीट होके वो फिर माइग्रेट हो जाता है विद न्यू सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यूजुअली वैसे तो ये होता है कि आईएसओ की जो सर्टिफिकेशन होती है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, वो 3 साल के लिए होती है। मतलब एक जब जो ऑडिटर्स होते हैं, जो अप्रूव्ड एक्रीडेटेड आईएसओ की कंपनीज होती हैं, उनके बिहाफ पे जो ऑडिट करते हैं, वो जब किसी कंपनी को ऑडिट करते हैं तो वो 3 साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड होता है। ठीक है, 3 साल के बाद उसको दोबारा रीसर्टिफाई करना पड़ता है। मतलब अगेन दे हैव टू अंडरगो ऑडिट प्रोसेस, और उसके बाद फिर उनको फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिल जाती है। ठीक है ना? अमूमी तौर पे यही प्रैक्टिस है, बट बाज़ का ऐसा भी होता है कि जो ऑडिट कंपनी है वो अगर देखे कि जो जिस कंपनी को उन्होंने सर्टिफाई किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, वो अगर इन बिटवीन 3 इयर्स उसमें वायलेशन ज्यादा कर रहे हैं तो फिर वो साल के बाद या 2 साल के बाद भी ऑडिट कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है सारा ऑडिटिंग का प्रोसेस जो कि सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। और सर्टिफिकेशन पता है आपको कि सिर्फ ये आईएसओ के जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है इन्हीं की होती है। बाकी जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, बाकी जो नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी सर्टिफिकेशन इन दैट सेंस नहीं होती। वो सिर्फ यूज़ के लिए होते हैं और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनसे फ़ायदा लिया जाता है। बट ये खूबी, एक डिस्टिंक्शन जो है वो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स में है कि इनको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो इसके लिए आप एक एक्सटर्नल ऑडिटिंग कंपनी से कांटेक्ट करके उनसे ऑडिट करवा के आप अपने आप को सर्टिफाई करवा सकते हैं कि जी हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड जो है सर्टिफाइड है, या हेल्थ एंड सेफ्टी सर्टिफाइड है, या फूड सेफ्टी सर्टिफाइड है। ठीक है, तो वो आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन के अंदर, अपने फाइल के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और यूजुअली जो अब सिचुएशन इमर्ज हो रही है दुनिया के अंदर ग्लोबल लेवल पे, उसमें अब तो बिजनेसेस, आपको पता है, बड़ा कंपटीशन होता है
उनमें आप जब नया बिजनेस लेने के लिए जाते हैं तो जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करना उन कंपनीज के लिए ज़रूरी होता है। तो वो जब अपनी फाइल प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, तो वो डिमांड करते हैं, जो हायरिंग कंपनियां होती हैं, जो मतलब आपसे आपको मतलब है कि बिजनेस करना चाहती हैं आपके साथ, वो डिमांड करती हैं कि आपकी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है ना? तो उसके लिए फिर चाहते हुए या ना चाहते हुए दोनों सूरतों में कंपनीज को ये सर्टिफिकेशन अचीव करनी पड़ती है एनी हाउ। ठीक है ना? तो इसका बहुत ज्यादा ब्रॉड स्कोप है, वर्ल्ड वाइड इसकी रीच बहुत बढ़ रही है, आईएसओ के स्टैंडर्ड बहुत इफेक्टिव है और बहुत तेजी से ये पेनिट्रेट कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लाखों की तादाद में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्टिफाई हो चुकी हैं ग्लोबल लेवल पे, और तेजी से इनकी डिमांड्स और भी बढ़ रही है। ठीक है ना? तो इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो कल हमने बेसिकली उसका फूड सेफ्टी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड किया था, और एक बीच में हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था कि जो अपडेट्स हैं वो मैंने कल आपको मैसेज में भी थोड़ा ब्रीफ कर दिया था कि वो माइनर्स की अपडेट है। उसमें एक वर्ड ऐड किया गया है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे रिलेटेड, मतलब अगर कंपनी ने क्या कोई प्लानिंग की हुई है उससे, वो उसमें ऐड किया गया नए वर्जन के अंदर। बट अब क्योंकि इसको पूरे को रिव्यू किया जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी साल में या मैक्सिमम अगले साल के स्टार्ट में एक नया अपडेटेड वर्जन आ जाएगा। अब देखें, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना इन स्टैंडर्ड्स का, उसमें कोई चेंज नहीं आती। बेसिक नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन जब एक स्टैंडर्ड का आप अचीव कर लेते हैं ना, तो फिर जब उसका अपडेटेड वर्जन होता है ना, उसमें माइनर चेंजेस आती हैं, वो आप बड़ी आसानी से उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है ना? उसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती है आपको, लेकिन एक दफा इस स्टैंडर्ड का कंप्लीट स्ट्रक्चर समझना, इसकी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ठीक है? जब आपका अपडेटेड वर्जन आएगा तो आपको चूंकि स्ट्रक्चर आपको समझ आ चुकी होगी, आपने काम इस पे किया हुआ होगा, तो वो जो माइनर सी चेंजेस आती हैं नए वर्जन के अंदर, वो आप ऑलरेडी उसकी उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी होती है साथ ही स्टैंडर्ड के अंदर, तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बट वन टाइम आपको जो है वो स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है एट बेसिक लेवल। ठीक है जी? तो ये है सिलसिला। जो पिछला हमारा जो था, थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, तो मैंने कहा चले मैं आपको उसके ऊपर ब्रीफ कर दूं। और दूसरी एक और चीज़, कहीं ये ना हो कि मेरे जहन से स्किप हो जाए, कि जो क्विजेज होंगे आपके, वो तमाम मॉड्यूल्स के अंदर क्विजेज नहीं होंगे। जैसे आपने देखा अभी तक दोनों मॉड्यूल्स के अंदर मैंने क्विजेज अपलोड नहीं किए। वो क्विजेज होंगे आपके स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं उनके अंदर, वो 3 क्विजेज होंगे। वो किसी मतलब मॉड्यूल के, जैसे क्लॉज 6 है उसका क्विज होगा, 8 का क्विज होगा, और कोई एक और क्लॉज मैं शामिल कर लूंगा जो इंपॉर्टेंट है, उसका क्विज हो जाएगा आपका। तमाम मतलब मॉड्यूल्स के क्विजेस नहीं होंगे, 3 क्विजेस होंगे 10-10 नंबर के। और उसके अलावा 20 नंबर का जो है वो आपकी वर्बल असेसमेंट होगी। और इसी तरह बाकी जो 50 मार्क्स हैं उसमें आपके 30 मार्क्स जो है वो रिटन एग्जाम के, और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल एक्टिविटी के होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स होंगे, जैसे हमारा प्रोसीजर है उसके मुताबिक। ठीक है ना? तो उसमें फिर जब आप मैं मॉड्यूल का मटीरियल अपलोड करूंगा, तो आप जाहिर है गो थ्रू तो उसको करते हैं, तो जिस मॉड्यूल के अंदर क्विज हो उसको आप लाजमी अटेम्प्ट करें। ठीक है जी? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली इसको प्रॉपर क्लॉज 1 से स्टार्ट ले रहे हैं, जिसमें स्कोप डिफाइन हुआ है। स्कोप की ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, आपको वेल अवेयर है स्कोप के सिलसिले में कि स्कोप क्या होता है बेसिकली। लेकिन ऑब्वियसली ये पार्ट ऑफ दी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट भी है, तो यहाँ पे हम इस स्टैंडर्ड का जो स्कोप है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं जरा। ठीक है? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और स्कोप आपको आगे मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप आपको बनाना पड़ता है। यहाँ पे तो स्टैंडर्ड का स्कोप है, तो लेकिन ऑब्वियसली आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका नॉलेज होना, अवेयरनेस होना जरूरी है। सो दिस डॉक्यूमेंट्स का मतलब है ये स्टैंडर्ड specifies requirements for a food safety management system to enable an organization that is directly or indirectly involved in the फूड चेन को हम डिस्कस कर चुके हैं, और बेसिकली फूड सेफ्टी मैनेजमेंट को हमने बेहतर करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस डॉक्यूमेंट का यानी इन रिक्वायरमेंट्स का हमने यूज करना है। ठीक है ना? ये हमें मतलब है कि टू प्लान, इम्प्लीमेंट, ऑपरेट, मेंटेन एंड अपडेट फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर safe in accordance with this their intended use।
ऑब्वियसली हमें ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ये स्टैंडर्ड कि हम एक इफेक्टिव फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्टेब्लिश भी कर सके, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके और उसको मेंटेन भी करें थ्रू ऑडिटिंग। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। अब ये भी हमें फायदा देता है ये स्टैंडर्ड कि जब हम इसके मुताबिक इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो उसमें चूंकि स्टैंडर्ड के अंदर ये जो कंप्लायंस की जो रेप्लिकेट जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली फिर ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती है। To evaluate and assess mutually agreed customer food safety requirements and to demonstrate conformity with them। ये भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है क्योंकि क्लास 4 के अंदर आपको पता है कि कस्टमर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना जरूरी होता है, फूड सेफ्टी के हवाले से हो, चाहे क्वालिटी के हवाले से हो, चाहे हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हो, चाहे किसी और टॉपिक के बारे में हो। टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट फूड सेफ्टी इश्यूज टू इंटरेस्टेड पार्टीज विद इन द फूड चेन, ये भी मकसद हमारा पूरा हो जाता है जब हम इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को अप्लाई करते हैं टू डेवलप एन इफेक्टिव फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक प्रोसीजर वहाँ पे डेवलप करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और ऑडिट में ये सारा चेक होता है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो इसका मतलब है कि वो इंटेंडेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है एक इफेक्टिव फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने का वो पूरा हो जाता है। To ensure the organization conforms to its stated food safety policy। Obviously हम इसमें food safety policy भी बनाते हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है क्लॉज 5.2 की कि मैनेजमेंट जो है वो एक इफेक्टिव फूड सेफ्टी मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो डेवलप करेगी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी होगा उसमें और ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स भी होंगे, पूरा एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट होगा और वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होगा और उसको ऑडिट किया जाएगा थ्रू ऑडिटिंग। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट कंफर्मिटी टू रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। ये भी मकसद इसमें हमें अचीव हो जाता है कि इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी होती हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड होते हैं लोग। ठीक है, अब हर बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। फूड में भी आपको पता है जो फूड प्रोडक्ट्स होती हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में फर्क आ जाता है, कहीं पे लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स होती हैं, कहीं पे सॉलिड फूड प्रोडक्ट्स होती हैं, कहीं पे कोई एक किस्म की फूड प्रोडक्ट है तो कहीं पे कोई दूसरी किस्म की फूड प्रोडक्ट है, तो उसमें भी तो सैकड़ों मतलब किस्म की चीजें हैं फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो मतलब उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए ये चूंकि हर एक पार्टी डिफरेंट होती है, सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो इसीलिए उसको कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है कि क्लास 4 का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे वाक़या है, कौन कौन से लोग आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड है, कौन सी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, किस किस्म के इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें बताई जाती हैं कि हम इनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब तक आप कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपकी जो लीडरशिप है उसकी इन्वॉल्वमेंट बीच में कमिटमेंट शामिल होगी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से जब आपको पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस किस्म के इश्यूज दरपेश हैं, इंटरनल कौन से इश्यूज हैं, एक्सटर्नल कौन से इश्यूज हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारे जितने भी रेगुलेटर्स हैं या हमारे क्लाइंट कस्टमर्स हैं उनकी क्या विशेज हैं, हमारी प्रोडक्ट को लेके हमें किस किस्म की सेफ्टी फूड के हवाले से इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो जब वो मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स आप उनकी डिटरमिन कर लेंगे जो कि मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, तो फिर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट्स की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो जब आप अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का समझ आ जाएगी आपको, तो फिर बाकी जो प्लानिंग है आपने वो आपके लिए आसान हो जाएगी। ऑब्वियसली मैनेजमेंट कमिटमेंट बीच में ऐड होती है, वो डिफरेंट किस्म के जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, पॉलिसी देते हैं। तो जब वो पॉलिसी बन जाती है तो फिर आपके जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो आपने सेट किए हुए होते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्लॉज 6.2 के अंदर जब हम प्लानिंग करते हैं तो फूड सेफ्टी पॉलिसी के साथ साथ हम उसके ऑब्जेक्टिव भी, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हम सेट करते हैं।
तो जब आप वो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के सिस्टम की हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव जो है अलाइन करने चाहिए आपकी फूड सेफ्टी पॉलिसी के साथ। तो उसकी अलाइनमेंट फूड सेफ्टी पॉलिसी के साथ, यानी मेन जो डॉक्यूमेंट होता है आपका, वो फूड सेफ्टी पॉलिसी होती है, ठीक है। उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए हमें फिर जो डिफरेंट एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं डिफरेंट किस्म के, और फिर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव को जब आपने अचीव करना होता है, तो फिर जाहिर है उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, कॉम्पिटेंट रिसोर्स भी चाहिए, ट्रेन लोग चाहिए, ट्रेनिंग को कंटिन्यूअसली इंश्योर करना जरूरत बन जाती है आपकी। तो फिर वो आगे उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के बाद फिर अगला काम होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की प्लानिंग करना, ठीक है ना। अब उस प्लानिंग के अंदर आप ये डिजाइन करते हैं सारा, जहाँ से मतलब आप ने कॉन्टेक्स्ट से फीडबैक लिया, मैनेजमेंट की कमिटमेंट आ गई, और फिर आप प्लान करते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के जो रिस्क हैं या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हमने क्या काम करना है। वो प्लान फिर करके आप उसको डू कर देते हैं, यानी उसकी ऑपरेशनल जो फॉर्म है वो फिर आगे हमारे सामने चलना शुरू हो जाती है। सो to seek certification or registration of its food safety management system by an external organization or make a self-assessment or self-declaration of the conformity to this document। ये भी हमें इस मैनेजमेंट सिस्टम के अप्लाई करने से ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड, ये भी हमें फायदा अचीव होता है कि हम सर्टिफिकेशन के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हम खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करना चाह रहे हैं कि क्या हम इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट से कंफर्मिटी हमारी है या नहीं है, ठीक है। तो all requirements of these documents are generic and are intended to be applicable to all organizations। ये है बेसिकली स्कोप, ठीक है ना। यानी ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जनरली तमाम किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, साइज, इंडस्ट्री, सेक्टर, ये मतलब वो किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक जेनेरिक मतलब रिक्वायरमेंट्स का बेस्ड स्टैंडर्ड है, तो ये तमाम किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल है इन द फूड चेन, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड कम्प्लेक्सिटी। चाहे वो लेस कॉम्प्लेक्स किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हो या हाई कॉम्प्लेक्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन हो। आपको पता है अब फूड चेन में भी डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस हैं। कोई जो है वो रेस्टोरेंट्स चला रहा है, कोई जो है ग्रोसरी स्टोर्स चला रहा है, कोई जो है वो प्रोसेस फूड बेच रहा है, कोई किसी किस्म का फूड बेच रहा है, कोई किसी किस्म की फूड प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। तो उसमें कम्प्लेक्सिटी के लेवल तो डिफरेंट होते हैं ना। कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब इतने प्रोसेस उनके डिफिकल्ट नहीं होते, आसान आसान से काम होते हैं। जो छोटा सा एक रेस्टोरेंट है वो चल रहा है, कुकिंग हो रही है, और लेकिन एक बड़ा जो फूड प्लांट है जिसके अंदर काफ़ी सारी फूड प्रोडक्ट्स बनती हैं और उनके अंदर मटेरियल मिक्सिंग होती है, फिर काफ़ी सारे उसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे फिर कम्प्लेक्स सिचुएशन तो ऑलरेडी बन जाती है ना। मतलब तो इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्टेक्स्ट होगा और एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें फर्क होगा, कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। बट एज फार एज द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड इज कंसर्न, वो आप दोनों किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। So organizations that are directly or indirectly involved include but are not limited to food producers, animal food product producers। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट किस्म की जो फूड चेन के अंदर टाइप्स हैं वो भी डिफाइन कर दी है कि सिर्फ ये ह्यूमन बेस्ड जो फूड होता है उसके ऊपर ही अप्लाई नहीं होता, बल्कि फीड, जो फीड आपको पता है ना, जो ये जो एनिमल्स को खिलाई जाती है, पोल्ट्री को फीड खिलाई जाती है, या हम अपने जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए फीड होती है। तो मतलब उस तरह की जो एनिमल फूड प्रोड्यूसर्स हो, फीड प्रोड्यूसर्स हो, हार्वेस्टर्स ऑफ द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स हो, फार्मर्स हो, प्रोड्यूसर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स हो, फूड मैन्युफैक्चरर्स हो, रिटेलर्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग फूड सर्विसेज, catering services, cleaning and sanitation services, transportation, storage and distribution services, suppliers of the equipment, cleaning and disinfectants, packaging materials and other food contact materials। तो मतलब इन तमाम किस्म के सेक्टर्स के अंदर या तमाम किस्म की एक्टिविटीज जो फूड चेन के अंदर हो रही होती हैं, वहां पे ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है और इसको इजीली अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है जी।
So this document allows any organization, including small or less developed organization, for example, small firm or small packing distributors or a small retailer or food service outlet, to implement externally developed elements in their food safety management system. Internal or external resources can be used to meet the requirements of this documents. ठीक है जी? तो ये स्कोप इसका अंडरस्टैंडेबल है, इजी है, कोई इसमें मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली इसका थॉरोली अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। अब अगर हम क्लॉज 2 की बात कर लें, तो क्लॉज 2 बेसिकली नॉर्मेटिव रेफरेंसेस की एक स्टैंडर्ड क्लॉज है। तमाम स्टैंडर्ड्स के अंदर ये शामिल होती है। कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर नॉर्मेटिव रेफरेंसेस हैं जो यहाँ पे लिखे होते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर नॉर्मेटिव रेफरेंसेस नहीं होते। नॉर्मेटिव रेफरेंसेस वो रेफरेंसेस होते हैं जो इस मैनेजमेंट सिस्टम को, इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए डिफरेंट और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका सहारा लिया जाता है या उनको रेफर किया जाता है। तो वो उनको फिर यहाँ पे जिस स्टैंडर्ड के अंदर नॉर्मेटिव रेफरेंसेस होते हैं वो यहाँ पे मेंशन भी किए जाते हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट की तैयारी में कोई नॉर्मेटिव रेफरेंसेस इन्होंने यूज नहीं किए। एक इंडिपेंडेंट मतलब ये स्टैंडर्ड है फूड सेफ्टी के हवाले से, तो इसलिए इसको इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि देयर आर नो नॉर्मेटिव रेफरेंसेस इन दिस डॉक्यूमेंट। आगे जो क्लॉज 3 है, ये बड़ी अच्छी मतलब अंडरस्टैंडेबल क्लॉज है और इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसके अंदर पूरी टर्मिनोलॉजी जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज हुई है, जो स्टैंडर्ड के अंदर यूज हुई है, उनको एक्सप्लेन किया गया। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग टर्म्स एंड डेफिनेशंस अप्लाई। एक तो आईएसओ एंड आईईसी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन, आईईसी है International Electronic Commission, maintain terminological database for use in standardization at the following addresses। अब ये एक तो ISO है, एक ISO ही की आगे इलेक्ट्रॉनिक कमीशन है। सॉरी, आई जो है ये ISO का नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन है जो कि इन टर्म्स और डेफिनेशन के डेटाबेस को मेंटेन रखते हैं। और उनका यहाँ पे उन्होंने एड्रेस भी दिया है कि ये जो टर्म्स एंड डेफिनेशन है वो वहां से ही ली गई है और इस डेटाबेस के अंदर सेव है। ठीक है, आप इनके वेब एड्रेस पे जाके इनको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें जी पहली टर्म की जो यहाँ पे बयान हुई है इस स्टैंडर्ड के अंदर 3.1, एक्सेप्टेबल लेवल। एक्सेप्टेबल लेवल क्या चीज होती है जी? लेवल ऑफ ए फूड सेफ्टी नॉट टू बी एक्सीडेड इन द एंड प्रोडक्ट। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जिस तरह हम एक्सेप्टेबल रिस्क की बात करते हैं ना, तो ये भी फूड हैजर्ड का एक एक्सेप्टेबल लेवल है कि मतलब इससे ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, मतलब अगर आपने एक फूड के अंदर नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, मिसाल दे रहा हूँ, नमक थोड़ा ज्यादा होता है तो वो एक सर्टन लिमिट के अंदर अगर वो ज्यादा हुआ है तो वो एक एक्सेप्टेबल लेवल है, उस बैच को आप कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर एक मतलब एक लिमिट से वो ज्यादा ऐड हो गया उसके अंदर, किसी प्रोडक्ट के अंदर जो आपने तैयार की है, तो फिर वो अनएक्सेप्टेबल होगा। और अनएक्सेप्टेबल जो लेवल होता है उसमें फिर जो है ना रिकॉल करना प्रोडक्ट को जरूरी है, मैंडेटरी है, जो इस रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल लेवल वो लिमिट होती है जिसको आप मैक्सिमम उसको आप मतलब सस्टेन कर सकते हैं, उससे ऊपर जो है वो आप फिर डेंजर जोन में दाखिल हो जाते हैं। तो एक्शन क्राइटेरियन क्या होता है जी? मेजरेबल ऑब्जर्वेबल स्पेसिफिकेशन फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ एन ओपीआरपी। ये ओपीआरपी ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड भी दिया था कि ये बेसिकली अदर देन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स जो फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे सैनिटेशन के प्रोग्राम होते हैं, पेस्ट कंट्रोल के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है ना, और भी मुख्तलिफ किस्म की आगे एग्जांपल्स भी हम कोट करेंगे। ये वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किए जाते हैं ओपीआरपीस। ऑपरेशनल एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होते हैं और एक ऑपरेशनल लेवल पे होते हैं। ठीक है ना, तो ये ओपीआरपीस जो है इनकी फिर मतलब चेकिंग भी होती है, इनकी मॉनिटरिंग भी होती है कि मतलब अगर आपने सैनिटेशन का
एक प्रोग्राम जो है जिसको हम प्री रिक्विजिट प्रोग्राम कहते हैं, वो अगर लॉन्च किया हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू इम्प्रूव योर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट ओवरऑल, तो वो जो सैनिटेशन का प्रोग्राम आपने लॉन्च किया उसकी कोई मॉनिटरिंग भी तो होनी चाहिए ना, मतलब उनकी भी तो चेकिंग होनी चाहिए। ये जो मॉनिटर कर रहे हैं फूड सेफ्टी को, ये मतलब क्या प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनकी उस प्रोग्राम की जो मॉनिटरिंग होती है उसके लिए फिर जाहिर है आप उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी सेट करते हैं। उसकी मॉनिटरिंग तभी हो सकती है ना जब आपने कोई क्राइटेरिया सेट किया हो, तो उसको हम कहते हैं एक्शन क्राइटेरियन। ठीक है, अब नोट यहाँ पे आ गया साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर टर्म के साथ उसका नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन पॉइंट दिए जाते हैं जिसको नोट कहते हैं। इसमें नोट 1 है to entry, an action criterion is established to determine whether an OPRP remains in control and distinguishes between what is acceptable criterion met or achieved means the OPRP is operating as intended, and unacceptable criterion not met nor achieved means the OPRP is not operating as intended. यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया जी कि ये क्राइटेरियन क्या चीज होती है जी। ठीक है, अगर तो एक्सेप्टेबल लेवल है तो इसका मतलब है कि वो मैट हो रहा है स्टैंडर्ड, अगर अनएक्सेप्टेबल है तो दैट मींस कि स्टैंडर्ड इज नॉट बीइंग मैट। ठीक है, सिंपल इज दैट। उसके बाद ऑडिट, ऑडिट का वर्ड भी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। ये 3 वर्ड्स हमेशा आपने याद रखने हैं। सिस्टमैटिक की मैं आपको कई दफा मतलब मैं रिपीट कर चुका हूँ इसकी अंडरस्टैंडिंग। ये सिस्टमैटिक वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि सीक्वेंस में परफॉर्म की जाती हैं, जो इंटर रिलेटेड इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में, तभी इसको हम सिस्टमैटिक प्रोसेस कहते हैं। इंडिपेंडेंट ये ऑडिट इसलिए होता है कि किसी किस्म का इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल इंटरनल इस पे नहीं चल सकता, वो फिर नॉन प्रोफेशनल हो जाता है। अगर ये वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं कहलाती अगर इसमें इन्फ्लुएंस का दाखला हो जाए या इन्फ्लुएंस का इसमें असरात आ जाए, तो इन्फ्लुएंस होना जो है वो इसकी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करता है। एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेड इसलिए होता है कि जितना भी काम आप ऑडिट के अंदर करते हैं उसको सबको आप रिपोर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट में मेंशन करते हैं, रिटर्न में लाते हैं, वो कोई जुबानी कलामी बातचीत नहीं होती, सब चीजों के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस कहा जाता है। और डॉक्यूमेंट करने के बगैर अगर आप सिस्टमैटिक काम कर लें, इंडिपेंडेंटली भी कर लें, लेकिन डॉक्यूमेंटेड ना करें, तो ये फिर ऑडिट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ऑब्वियसली ये तीनों काम इसलिए हम करते हैं ताकि हम एक ऑब्जेक्टिव ऑडिट एविडेंस जो है वो अचीव करें और इसको इस मैनेजमेंट सिस्टम से इवेलुएट करें टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू व्हिच द ऑडिट क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड। जो स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया है उसको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। इसके साथ फिर आगे उन्होंने मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए 4 एंट्री नोट दिए हैं। नोट नंबर 1 टू एंट्री, एन ऑडिट कैन बी एन इंटरनल ऑडिट, फर्स्ट पार्टी। अब देखो ना ये साथ थोड़ा सा मजीद इसको इन्होंने एलेबोरेट किया, ऊपर डेफिनेशन दे दिया, नीचे इसको मजीद एलेबोरेट किया एंट्री पॉइंट्स नोट्स के थ्रू। कि एन ऑडिट कैन बी एन इंटरनल ऑडिट, फर्स्ट पार्टी, यहाँ पे बता दिया जी कि फर्स्ट पार्टी इंटरनल ऑडिट क्या होता है, और एक्सटर्नल ऑडिट सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी, एंड इट कैन बी ए कंबाइंड ऑडिट कंबाइनिंग 2 or more disciplines। फिर एंट्री पॉइंट नंबर 2 का नोट दिया, एन इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ और बाय एन एक्सटर्नल पार्टी ऑन इट्स बिहाफ। फिर पॉइंट नंबर 3 दिया कि ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट क्राइटेरिया आर डिफाइंड इन ISO 19011। ठीक है, ये जो ऑडिट मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है 19011, उसके अंदर ऑडिट एविडेंस को डिटेल से समझाया गया, बताया गया। इसी तरह ऑडिट क्राइटेरिया को डिटेल से समझाया गया, बताया गया। उसमें भी यही बताया गया, वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल वहां पे मौजूद है। अदरवाइज एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉमन सेंस के लिए आपको ऑलरेडी पता ही होता है कि ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं, कि जब हम किसी क्लॉज का जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी एविडेंस हमें मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्री हो या फिजिकल एविडेंस हो या और शेप के एविडेंस हो, तो वो बेसिकली ऑडिट एविडेंस होते हैं, और उन्हीं की बेस के ऊपर हम अपनी फाइंडिंग्स आइडेंटिफाई करते हैं, और फाइंडिंग्स की बेस के ऊपर फिर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं अपने ऑडिट का कि वो ऑडिट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है,
तो पॉइंट नंबर 4 भी है इसमें, रेलेवेंट डिसिप्लिन्स आर फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है जी। ये एक मतलब है कि आपके लिए एक नोट्स उन्होंने दे दिया कि आपके जो ऑडिट है ये क्वालिटी में भी होता है, एनवायरमेंट में भी होता है और बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें भी होता है। उसके बाद है 3.4 कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर टर्म से इसको एक्सप्लेन किया, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट्स। ऑब्वियसली हमने हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद तो यही है ना कि हम इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को अप्लाई करें ताकि हम एक इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और फिर जब हम वो डेवलप कर लेते हैं, जब वो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम फंक्शनल हो जाता है, रनिंग में होता है, तो फिर हम उसको मेंटेन रखते हैं थ्रू ऑडिटिंग। ऑडिट जब हम उसके कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो फिर हम ये इस चीज़ की श्योरिटी करते हैं कि वो ऑडिट मेंटेन, वो मतलब मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मेंटेन हो रहा है। ठीक है। तो अब उसमें मतलब है कि जो भी हम इंटेंडेड हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए हमें एबल लोग चाहिए होते हैं ना, एबिलिटी वाले लोग चाहिए होते हैं, कॉम्पिटेंट लोग चाहिए होते हैं, है ना, और स्किलफुल लोग चाहिए होते हैं जिस भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस में हम काम कर रहे हैं। अगर कॉम्पिटेंट लोग ना हो, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, तो इसका मतलब है कि हम अपनी जो इंटेंडेड रिजल्ट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे और ना ही स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। कंफर्मिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। नॉन कंटेमिनेशन क्या होती है, अब कंटेमिनेशन का वर्ड जो है स्पेसिफिक फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, या आपको क्वालिटी में या इन्वायरमेंट में या हेल्थ सेफ्टी में नहीं मिलेगा या किसी और स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। बट कंटेमिनेशन आपको पता है, पहले भी मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, ये भी अनइंटेंशनली जो हमारे कंटेमिनेट्स होते हैं जो फूड के अंदर एंटर हो जाते हैं, इसको कंटेमिनेशन कहते हैं। Introduction or occurrence of a contamination, including a food safety hazard in a product or processing environment। ठीक है, मतलब वो किसी लेवल पे अनइंटेंशनली फूड सेफ्टी, जब मैंने आपको पहला जो लेक्चर दिया था उसमें डिटेल से मैंने आपको फूड सेफ्टी इसलिए समझा दी थी ताकि जब आप स्टैंडर्ड को स्टडी करेंगे तो आपको ऑलरेडी चीजें बैक ऑफ द माइंड में होंगी। ठीक है ना। तो कंटेमिनेशन को हम वहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फिजिकल कंटेमिनेशन है, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है, केमिकल कंटेमिनेशन है। तो दैट ऑल थिंग्स व्हिच एडेड इनटू द फूड एट एनी स्टेज और एनी प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट प्रोडक्शन के दौरान में, जो कि अनइंटेंशनली ऐड हो जाते हैं उसके अंदर, उसको हम कंटेमिनेशन कहते हैं। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये रेकरिंग एक्टिविटी टू एनहांस परफॉर्मेंस। रेकरिंग क्या होता है, रिपीटेड एक्टिविटी। ठीक है, जो जिसका सबसे बड़ा सबूत, इसका जो फंडामेंटल जो बेस है तमाम स्टैंडर्ड्स की, जिसको हम पीडीसी साइकिल कहते हैं, प्लान डू चेक है। ये बेसिकली मैंने आपको क्वालिटी में भी बताया था कि ये जो पीडीसी है ना, इसको आप यूँ समझिए कि एक साइकिल का व्हील है या गाड़ी का व्हील है। ठीक है ना, ये व्हील जो है वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट में होता है। मतलब एक स्टेप जब एक चक्कर पूरा कर लेता है तो वो दोबारा जीरो स्टॉप पे आ जाता है, फिर से वो चक्कर लगाता है तो दोबारा जीरो पे आता है, फिर वो चक्कर लगाता रहता है। ठीक है ना, अगर तो वो कौन है चलता रहे, दिशा? अगर तो वो चलता रहे, अगर वो मूव करता रहे, तो इसको हम कहते नहीं, मैं नहीं हैं जानता कौन है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो रेकरिंग एक्टिविटी जो होती है, जिसको हम रिपीटेड एक्टिविटी कहते हैं, मसलन जब आप पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद डू करते हैं, उसके बाद आप मॉनिटरिंग मेयरिंग करते हैं यानी चेक करते हैं, फिर आप एक्शन प्लान करते हैं, और एक्शन प्लान करके फिर दोबारा आप उसको उस अपनी प्लानिंग को करेक्ट करके डू करते हैं। तो ये जो रेकरिंग एक्टिविटी होती है, मसलन प्लानिंग से आगे डू, डू से आगे चेक, फिर प्लानिंग, फिर डू, फिर चेक, रेकरिंग एक्टिविटीज है ना, अगेन एंड अगेन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। और ये जो रेकरिंग एक्टिविटी हो रही होती है इस स्टैंडर्ड के अंदर, इसका जो स्ट्रक्चर है जो हमें ये गाइडलाइन देता है, तो इसकी वजह से ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट जो है वो इंश्योर हो रही होती है। उसके बाद है जी कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, कोई इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। एक्शन और एक्टिविटी दैट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट सिग्निफिकेंट फूड हैजर्ड्स। यही तो बेसिकली हमने करना होता है अपनी फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए।
सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है कि हमारे फूड सेफ्टी के जो हैजर्ड्स हैं वो कौन से हैं, और ऑब्वियसली जब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर हम उनको कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम इवेलुएट करते हैं और उनका लेवल चेक करते हैं कि ये जो हैजर्ड्स ये किस लेवल के हैं। अगर तो एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर हो एक हैजर्ड तो उसको हम बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते, हम काम चला लेते हैं। लेकिन अगर वो अनएक्सेप्टेबल लेवल पे चला जाए, वो फूड का जो हैजर्ड है, चाहे वो फिजिकल हैजर्ड है, चाहे वो केमिकल हैजर्ड है, चाहे वो बायोलॉजिकल हैजर्ड है, तो फिर हमें वहां पे एक्शन लेना पड़ता है, कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल मेजर्स। तो इसके भी एंट्री पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सी आल्सो सिग्निफिकेंट फूड हैजर्ड्स 3.40 के अंदर डिस्कस हुए हैं। उसके बाद कंट्रोल मेजर्स आर आइडेंटिफाइड बाय हैजर्ड एनालिसिस, जो कि क्लॉज 6 के अंदर डिफाइन हुए हैं कि जी हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस करते हैं तो उससे फिर हम कंट्रोल मेजर्स अपने सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। करेक्शंस क्या होती है? एक्शंस टू एलिमिनेट डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी। ऑब्वियसली ये सिंपल चीज है, अंडरस्टैंडेबल है कि जब हम कोई भी नॉन कन्फर्मिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके ऊपर जब हम कोई एक्शन लेते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको हम करेक्शन कहते हैं। Note 1 to entry: a correction includes the handling of potentially unsafe products and can therefore be made in conjunction with the corrective actions। ठीक है ना, मतलब एक करेक्शन जो है वो किसी भी करेक्टिव एक्शन के मैकेनिज्म के तहत हम परफॉर्म करते हैं। इसी तरह एंट्री पॉइंट 2 है, करेक्शन में बी फॉर एग्जांपल रीप्रोसेसिंग, यानी एक प्रोसेस जो है उसको दोबारा करें, फर्दर प्रोसेसिंग मजीद प्रोसेस करें, और एलिमिनेशन ऑफ द adverse consequences of non-conformity such as disposal for other use or specific labeling। ठीक है ना, मतलब आप इसमें लेवल्स होते हैं ये आपकी करेक्शन के। या तो आप अपना जो प्रोसेस है जो कि गलत हो गया उसको दोबारा प्रोसेस करें। मसलन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चला के आप गलत डायरेक्शन में चले गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको रीप्रोसेस करें, दोबारा चलाएं और अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें, करेक्शन करें, अपनी फर्दर प्रोसेस करें या एलिमिनेट करें। मतलब ये आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे हम हेल्थ सेफ्टी के अंदर पढ़ते हैं ना कि हमारे पास हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स होती है, जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं उनके लेवल्स होते हैं डिटरमिन करने के लिए। उसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? एलिमिनेशन का, कि हम हैजर्ड्स को ऑल टुगेदर एलिमिनेट अगर कर सकते हैं तो हमें कर देना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन का। अगर कोई हैजर्ड जो है या रिस्क जो है वो हम उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करें। मसलन अगर कोई जो ज्यादा डेंजरस किस्म का केमिकल हम यूज कर रहे हैं, अगर हमारा करना जरूरी है उसको यूज, तो हम उसकी जगह पे कोई हल्का केमिकल यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस तरह। या फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियरिंग कंट्रोल करते हैं, मतलब वहां पे पूरे डिजाइन में कोई मॉडिफिकेशन कर देते हैं, वो उसको भी हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं। उसके बाद हम हमारे पास ऑप्शन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर का, जिसमें हम जो कोई सेफ वर्क मेथड बना देते हैं, कोई प्रोसीजर बना देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं अपने लोगों को, ताकि मतलब है कि उस हैजर्ड से वो बच सके, उस रिस्क से वो बच सके। ठीक है ना। और पांचवा ऑप्शन हमारे पास होता है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये वहां पे फिर हम लोगों को डिफरेंट किस्म के, हम समझते हैं कि कोई हैजर्ड ऐसा है जिसका उस प्रोसेस के अंदर होना जरूरी है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसको एलिमिनेट कर सकें या सब्स्टिट्यूट कर सकें या इंजीनियरिंग कंट्रोल कर सकें, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पे कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करवाते हैं अपने लोगों को, ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर हो सके। तो जेंटलमैन अभी चंद सेकंड रह गए हैं इस सेशन को कंप्लीट होने के लिए। तो ऑब्वियसली हमारी यूजुअल प्रैक्टिस के मुताबिक ये सेशन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा विद इन फ्यू सेकंड्स। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम 5 मिनट की ब्रेक करेंगे एज पर अवर यूजुअल रूटीन। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह दोबारा अपना सेकंड सेशन जो है वो यहीं से इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे और इसकी जो डेफिनेशंस हैं उनको डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ ऐसी हैं जो कि आपको समझाने वाली हैं मुझे, कुछ बहुत सारी कॉमन है जो ऑलरेडी हम क्वालिटी में भी पढ़ के आए हैं, और कॉमन सेंस वाली डेफिनेशंस हैं उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती समझने में। लेकिन ऑब्वियसली कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह जो